नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, एएलपी सीबीटी 2 2025, 19 और 20 मार्च को जो होने वाला एग्जाम है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं और उसको टारगेट करते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर में हम 2019 जो एएलपी सीबीटी 2 था उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। 3 तारीख को मतलब 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी 2019 को पेपर हुए थे। 3 शिफ्टों में मतलब टोटल 9 शिफ्टों में हुए थे। उन 9 शिफ्ट में से 8 शिफ्ट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और ये लास्ट शिफ्ट है 21 जनवरी 2019 के शिफ्ट नंबर 3 और हमारी जो 9 शिफ्ट थी उसकी लास्ट शिफ्ट है। पहले 23 जनवरी के 3 शिफ्ट करवाई, फिर 22 जनवरी की 3 शिफ्ट करवाई, अब 21 जनवरी की 2 करवा चुका हूं, तीसरी आपके सामने। आज ये पूरी हो जाएगी। फिर अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे हर एक टॉपिक से, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एएलपी सीबीटी 2 में 25 सवाल गणित के आते हैं 25 नंबर के लिए। तो 25 सवाल हम टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे हर टॉपिक से और वो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे जो रेलवे में आने के लायक होंगे। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, उस वीडियो के अनुसार ही हम चलेंगे कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर बार ज्यादा सवाल आए हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए, तो उसको हम पहले कवर करेंगे। 19 तारीख तक अभी हमारे पास है 8-9 दिन, तो इन 8-9 दिनों में रोज के 2-2 टॉपिक आपके सामने आएंगे, तो भी आपके सामने 16-17 टॉपिक मैथमेटिक्स के आ जाएंगे। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 21 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 3 है, 4:30 से 7 बजे वाली शिफ्ट। एग्जाम आपको पता ही है 2019 का एएलपी सीबीटी 2, टारगेट हमारा एएलपी सीबीटी 2 2025 है। बिल्कुल सही लिखा हुआ, अगर वीडियो मिस किया तो पछताओगे। क्यों? क्योंकि केवल तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर आपको जानकारी ही नहीं है आप किस स्टैंडर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, वो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है और वो जानकारी हमेशा हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलती है। देखिए भाई, पहला प्रश्न, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 45 वर्ष। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 6:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता और उसका पुत्र, अनुपात है आयु का कितना भाई? 6:1। ये कब का है? 5 साल पहले का। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? 45। आज की तारीख में दोनों 45 के हैं, तो 5 साल पहले मतलब दोनों की आयु 5-5 कम कर दूं तो टोटल में से 10 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ये टोटल कब का? जब का ये अनुपात है, मतलब 5 साल पहले का, तो दोनों का टोटल कितना है? 35। नीचे क्या आएगा? दोनों के अनुपातों का टोटल 6 और 1 7। किसके बारे में पूछ रहा है? पिता के बारे में। पिता का अनुपात कितना है? 6। कितनी बार गया? 5 बार। 5 का 6 से कितना? 30 वर्ष। 30 वर्ष कब की आयु है उसकी? जब का ये अनुपात है। ये अनुपात कब का है? 5 साल पहले का। हमें क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु, तो 5 साल जोड़ देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई? 35। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है, फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा इस आयत के विकर्ण की लंबाई के बराबर है? आयत का विकर्ण डायगोनल हमें पता है क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। बी कितना है? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 36 64 कितना? 100। 100 का वर्गमूल कितना? 10। ये क्या आया? विकर्ण। ठीक है, तो हमें विकर्ण पता चला आयत का, और जो आयत का विकर्ण है वही क्या है? आपके वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 10। अब हमें पता है भुजा 10 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर होगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। कौन सा है भाई? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला, 10% के 1000% का 100 क्या होगा? बहुत सही है, 10% हटा तो 100, के मतलब गुणा, 1000% हटा तो नीचे 100, का मतलब गुणा, और ये क्या? 100। 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके कैंसिल हो गए, कितना बचा? 100। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं, आसान से सवाल है अभी तक तो। अगला देखिए, इसका और इसका बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है,
ये आपको बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पूछ रहा है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी अभी बता देते हैं भाई। चलिए, बिंदु है -2,4 और 4,4, इनके बीच की दूरी क्या होगी ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान है दूरी निकालना। दूरी का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा और y2 ये रहा। बिल्कुल सही है, वैल्यू रख दो भाई। x2 कितना है 4, माइनस x1, माइनस और x1 खुद माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। y2 कितना है 4, y1 कितना है 4, 4 माइनस 4 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, उसको तो छोड़ ही देते हैं। 4 और 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का वर्गमूल 6। दूरी पूछी थी, निकल कर आ गई कितनी 6। चौथा ऑप्शन मेरा बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो भाई 0.5 अपॉन में कितना है 12.5, बिल्कुल सही है। आगे क्या है प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 0.05 माइनस 0.0125। चलिए देखते हैं क्या आता है। पॉइंट से पॉइंट चला गया, बिल्कुल चला गया, क्योंकि यहाँ भी एक और यहाँ भी एक अंक है तो ऊपर नीचे एक एक जीरो लगेंगे और वो कट जाएंगे, तो जीरो लगाए नहीं मैंने, सीधा पॉइंट काट दिया। ये 5 इस 125 को काट रहा है कितनी बार 25 बार, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसका इससे गुणा कर लेते, क्योंकि जो गुणा ये है वही वो है, तो 25 का 5 से करूंगा तो 125 आएगा। पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 2, तो पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे, तो 125 में तो 3 ही अंक है, तो एक अंक मन से लगा लेते हैं और वो मन से अंक क्या लगाएंगे 0, तो कितना हो जाएगा 0.0125, और वो भी तो वही है 0.0125। और आगे क्या पड़ा जो भी ये है, तो इसका मतलब ये प्लस का और ये माइनस का जुड़कर क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा 1 बट्टा मेरे पास क्या बचा 25। 1 में 25 का भाग दे दो, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाऊंगा तो 10 होगा, फिर भी नहीं जाएगा तो 0 लगाऊंगा तो 100 होगा, 100 में 25 का चला जाएगा 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 0.04, जो कि कौन सा है भाई पहला ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा 0.04 है, 0.4 नहीं है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न, छठा सवाल क्या कह रहा है देखिए, इसका वर्गमूल करना है, अभी कर लेते हैं। पॉइंट हटेगा, 3 अंक है, सॉरी 6 अंक है, तो नीचे 6 जीरो लगेंगे, और 6 जीरो लगेंगे तो 6 जीरो का वर्गमूल 3 जीरो होगा, ये तो हो गया। 225 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 15। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, लेकिन 15 में 2 ही अंक है, एक अंक मन से लगाते हैं, तो आंसर आएगा 0.015। कौन सा है भाई 0.015, ये गलती से 0 0 मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपए, एमआरपी पता है, 16% की छूट पेशकश की गई, यदि 5% का लाभ हुआ होगा तो लेख की लागत कितनी है। इजी प्रश्न है। एमआरपी कितनी है 1000 रुपए, डिस्काउंट कितने का भाई 16% का, तो 16% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 16% छोड़ दिया, तो इसका मतलब कितना लिया 84% लिया, तो इसका मतलब 840 रुपए में बेचा गया। सही है, क्योंकि 16% छोड़ दिया ना, तो 1000 का 16% निकाल कर कम करो या 1000 का 84% निकाल लो, एक ही बात है। फिर 840 में बेचा तो 5% का लाभ हुआ, इसका मतलब 105% जो है, क्योंकि जितना लाभ होता है 100 में जोड़ते हैं, वो 840 रुपए के बराबर है, तो 1% जो है वो 840 बट्टा 105 के बराबर है। और 1% नहीं, हमें क्या निकालना है लागत, मतलब क्रय मूल्य, जो कि कितना मानते हैं हम 100%, तो 100 का मान कितना होगा 100 से गुणा करके देख लेते, हो गया ये तो। 5 से गया कितना 20, 5 से गया कितना 21, ये गया कितनी बार 4 बार, तो ये कितना 40, 40 का 20 से गुणा करूंगा तो 800 आएगा, और 800 में देख सकता हूं कौन सा है, सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न,
8 हुआ। 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। पहली ट्रेन जो है उसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और दूसरी है उसकी दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो कितने सेकंड बाद वे एक दूसरे से मिलेगी? समय बताना आपको। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 2000 मीटर की। अब चाल किसकी? जो चल रहा है। चल कौन रहा है? दोनों ही ट्रेनें चल रही है। तो जब दो जनों की गति होती है, चाल होती है, स्पीड होती है, तो हमेशा सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड काम में ली जाती है, और एक दूसरे की तरफ आते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ती है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो सापेक्ष चाल का मतलब होता है दोनों का अंतर। तो अभी तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चालें जुड़ जाएगी, तो 20 और 30 को जोड़ लेंगे, जो कि कितना होगा? 50। 0 से 0, 5 से 5 चौक 20 और 40, तो 40 सेकंड का समय लगेगा, जो कि मैं कह सकता हूं ऑप्शन कौन सा आपका? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये पूछ रहा है कितने सेकंड बाद? तो 40 सेकंड बाद। चलिए अगला प्रश्न, इसका इकाई का स्थान बताना है, बहुत ही आसान है। पीछे अगर लास्ट में 3 होता है तो हमेशा क्या करते हैं? घात में 4 का भाग देते हैं। तो घात में भी पूरा 4 का भाग नहीं देना है, 4 की भाजकता का नियम लगाकर लास्ट वाले 2 अंकों में 4 का भाग दे देना है। तो 20 चला जाएगा, 3 शेषफल बचेगा, तो जितना शेषफल बच रहा है वो इसकी घात बना देते हैं। ये लीजिए बना दिया। आगे है 1237, उसकी घात कितनी है? 28। वही नियम, पीछे 7 है तो घात में 4 का भाग देना पड़ेगा। 28 में 4 का भाग दूंगा, पूरा पूरा जाएगा, तो जितना शेषफल बचता है वो घात बनाते हैं। लेकिन जब पूरा से पूरा भाग चला जाए, शेषफल बचे ही नहीं, तो घात कितनी बनाते हैं? फिर 4 बनाते हैं, ठीक है। और यही अगर यहाँ पर 0 1 5 6 होता है तो वापस 0 1 5 6 आ जाता है, और यहाँ 4 9 होता है तो सम विषम चेक कर लेते, घात जो है उसको, और उसके अनुसार आंसर कर देते। लेकिन जब 2 3 7 8 हो तो फिर ये नियम लगाना पड़ता है 4 के भाग देने वाला। 3 का क्यूब होता है 27, 7 की घात 4 करूंगा तो 7 की घात 4 करूंगा तो 7 का क्यूब होता है 343, और एक बार और 7 कर लेते हैं तो 7 की घात 4 हो जाएगी। अब इकाई अंक निकालना है तो उनकी बातें करते हैं। 7 का 3 से गुणा कितना? 21। फिर 1 का 7 से गुणा कितना? 7। तो लास्ट में कितना आएगा इस पूरे के? 7। तो इकाई अंक आ गया कितना? 7। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, पाइप जो पी और क्यू है एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक टंकी भरते हैं। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरते हैं। पी और आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। तो एक साथ संचालित होने पर तीनों पाइप कितने समय में भरेंगे? पी और क्यू कितना समय लेते हैं, फिर क्यू और आर कितना समय लेते हैं, और फिर आर और पी कितना समय लेते हैं वो देखते हैं। कितना है भाई? 12। फिर कितना है आपके? 20। और फिर कितना है? 12 हो गया इसका, क्यू और आर का हो गया 20, और इसका हो गया कितना? 15। ठीक है, एलसीएम ले लूं, दिखती सी बात है, 20 है तो 40 60 आ जाएगा मेरे पास। 60 बटा 15 4, 60 बटा 20 3, 60 बटा 12 5। टोटल काम कितना है? 60। किससे करवाना है? पी क्यू आर तीनों से। तो क्षमता किसकी आएगी? तीनों की। पर तीनों नहीं, दो दो के जोड़े में आ रहे हैं ये लोग। तो 5 3 और 4 जोड़ लो, 5 और 3 8, और 4 कितना? 12। नीचे 12 लिखूंगा तो 6 लोगों के लिए काम आएगा। काम 3 लोगों से करवाना है, तो ये 12 जो 6 लोगों की क्षमता है, एफिशिएंसी, इसको आधा कर दूं तो 3 लोगों की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्योंकि कहने को 6 है लेकिन सही में 3 लोग है, हर आदमी 2 बार आ रहा है, तो बटा 2 कर देते हैं, क्षमता आधी हो जाएगी, तो हमारा 3 लोगों का काम आ जाएगा। ये कितना? 6, और 6 से ये कितना? 10। तो 10 मिनट या 10 घंटे, मिनट है तो 10 मिनट मेरा उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय तक अपनी सामान्य गति का 80% पैदल चलकर जाता है, ठीक है, तो उसे कार्यालय पहुंचने में 18 मिनट की देरी होती है। ओके, उसी सामान्य गति के साथ उसी दूरी को कवर करने के लिए उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा? दूरी समान है, ये कह रहा है उसी दूरी को। तो जब दूरियां समान होती है तो हमें पता है कि जो समय और चाल होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो एक बार तो चलता है वो सामान्य से, जो भी उसकी स्पीड है नॉर्मली, और वर्तमान में अभी कैसे चल रहा है, प्रेजेंट में अब कैसे चल रहा है वो। तो आपको क्या बोल रहा है
कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 80% पैदल चलकर जाता है, तो सामान्य गति मान ली 100 की है, तो 100 का 80% 80 है, तो अभी वर्तमान में 80 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये माना है कितनी हमें नहीं पता, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए 100 मान लिया हमने। ये आ गया 5 और ये 4। ये अनुपात किसका है? उनकी चाल का, स्पीड का। तो हमें पता है दूरी एक समान है, तो जब चाल आपके अनुपात के रूप में सामने है और दूरी समान है, तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो 5-4 का व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा 4-5। बिल्कुल सही। अब आपको कह रहा है कि इस तरीके से जाने पर 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो सामान्य 4 इकाई लगती है, वर्तमान में 5 इकाई लग रही है, तो 1 इकाई ज्यादा लग रही है, तभी तो वो लेट हो रहा है। और वो 1 इकाई कितने के बराबर है? 18 मिनट के बराबर। हमें क्या पूछ रहा है? सामान्य समय कितना होगा, तो सामान्य के लिए समय की इकाई कितनी है? 4। तो 1 का मतलब 18 है, तो 4 का मतलब कितना होगा? 18 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 72। और 72 मैं देख सकता हूं, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है 12वां? देखिए, देखिएगा, ए और बी जो है 30 मीटर क्यूब पर आवर और 40 मीटर क्यूब पर आवर से एक टैंक को भरते हैं। ठीक है, साथ में वो 4 घंटे में टैंक भरते हैं, तो टैंक का आयतन कितने मीटर क्यूब होगा? बहुत ही आसान सवाल है। ए 30 मीटर क्यूब पानी डालता हर घंटे में, बी 40 मीटर क्यूब पानी डालता हर घंटे में, तो दोनों मिलकर हर घंटे में कितना पानी डालते हैं? 70 मीटर क्यूब। कितने घंटे काम करते हैं? 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितना डाल देंगे? 7 चौक 28, 280 मीटर क्यूब। तो बस इतनी तो कैपेसिटी है, आयतन है उसका, और यही तो पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न। एक्स जो है एक दिन में कुल 7.5 किलोमीटर दौड़ता है। सुबह वो दौड़ता है 25/6 किलोमीटर, तो शाम को वो कितना दौड़ता है? नॉर्मल सा सवाल है। 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 का आधा, मतलब 15/2 किलोमीटर। ये पूरे दिन में दौड़ता है, उसमें से सुबह तो वो दौड़ लिया 25/6, तो शाम को कितना दौड़ेगा? इसमें से इसको घटा दो, पता चल जाएगा। एलसीएम ले लू, कितना आ जाएगा? 2 और 6 का 6। 2 से 6 कितने बार? 3 बार, और 3 का 15 से गुणा 45। 6 से 6 गया एक बार, 1 का 25 से गुणा 25, 20, और बट्टा में कितना? 6। ये 3 और ये कितना? 10। 10/3 जो कि दिख रहा है सीधा सीधा। चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेता हूं, तो 5/18 से गुणा करवा लेता हूं। दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल, जो कि ये रही, इंटू समय, जो कि 5 सेकंड कह रहा है। वो हो गया हमारा काम। कितनी बार गया? 4 बार। 5 का 25 इंटू 4 कितना? 100। तो 100 मीटर मेरा उत्तर सही होगा, जो कि सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है। ये प्रश्न है, ये इसके ऑप्शन है, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, दो बयान, मतलब दो स्टेटमेंट दिए मैं आपको नीचे, और प्रश्न भी दिया गया है, तो उन सबको पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे। उनका अध्ययन करें और निर्णय लें कि जवाब देने के लिए कौन सा बयान, कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त है। सवाल ये है कि एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर की आय क्या थी? ठीक है, प्रश्न कथन क्या है आपके पास? स्टेटमेंट कौन सा है? पहला, 120 व्यक्तियों ने उस निश्चित दिन चिड़ियाघर का दौरा किया। चलिए, ये तो पता चल गया 120 लोग आए थे, लेकिन क्या अभी तक इस लाइन से ये पता चल रहा है क्या कि उस चिड़ियाघर की आय क्या थी? नहीं। या तो ये बताए कि एक व्यक्ति के कितने रुपए थे, तब हम उसका 120 से गुणा करके बता देंगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत में 25% की छूट थी। टिकट की कीमत में 25% की छूट थी, पर टिकट की कीमत क्या थी ये नहीं पता है ना।
अगर टिकट की कीमत बताते तो उसका 25% कम करके एक टिकट की रेट हम निकाल लेते, और एक टिकट की रेट निकाल लेते और पहले वाले स्टेटमेंट से 120 व्यक्ति आए ये पता चल रहा है, तो उस एक टिकट की रेट का 120 से गुणा करते तो टोटल इनकम आ जाती। तो इसका मतलब ना पहले से उत्तर आ रहा है ना ही दूसरे से, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही है। नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, ना तो पहला और ना ही दूसरा पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न, कुल लाभ है 1000 रुपए का, जो कि 3, 2 और 5 के अनुपात में एबीसी के बीच बांटना है, तो ए का लाभ कितना होगा ये पूछ रहा है। टोटल कितना है 1000, तीनों में बांटना है तो तीनों का अनुपातों का योग नीचे लगा दो, और पूछा ए का है तो ए के लिए अनुपात कितना है 2, 2, 3, 5, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना 0, कितना आ गया 200 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। बी के बारे में पूछता तो बी के लिए कौन सा अनुपात होता है 3, ठीक है। अच्छा ए का पूछा है ना, ए का तो अनुपात 2 नहीं है 3 है, पहला वाला ए का ही है तो ये लीजिए 3, 300 आंसर आएगा, मतलब सेकंड वाला। बी के लिए पूछता तो 200 आ जाता, सी के लिए पूछता तो 500 आ जाता, मतलब सी आ जाता, लेकिन पूछा ए के लिए तो अनुपात 3 है तो 200 आ जाएगा, 200 300 हो जाएगा, वहां तो सही कर लिया, यहां भी कर लिया। चलिए, 10,000 रुपए की राशि एक बैंक में जमा की गई, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है, 2 वर्ष के बाद बैंक में कितनी राशि होगी ये पूछ रहा है। अभी बता देते, दर कितनी है 20%, इसका मतलब होता है 1/5, मूलधन कितना 5, उसका 20% कितना 1, ब्याज इतना, तो मिश्र धन कितना 6। ये कब है? ये पहले साल के बाद है, 2 साल है तो वर्ग कर दो, 36 और 25, ये अभी भी मूलधन है लेकिन 2 साल बाद का, मिश्र धन 2 साल बाद का, इनके बीच का अंतर ले लूं तो वो मेरा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूरे 2 सालों का। तीनों में से एक देकर एक पूछा है आपको, मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000, और मूलधन की इकाई कितनी है 25, 25 का मतलब 10,000, तो एक का मतलब कितना 10,000/25। एक के बारे में पूछ रहा है क्या? नहीं, आपको पूछ रहा है कितनी राशि हो जाएगी, मतलब क्या पूछ रहा है मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना है 36, 36 से गुणा कर लेते भाई, 25 से ये गया कितना 4, और ये डबल 0, 36 का 4 से गुणा कर लो, 36 का डबल कितना 72, और 72 का डबल कितना 144, और पीछे 0 कितने हैं 2, 14,400 मेरा उत्तर आएगा, जो कि सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 18वां, एक कंप्यूटर को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि 25% का लाभ प्राप्त हो सके, जबकि इसकी लागत कितनी है 18,000 रुपए। चलिए, 18,000 में लाया हूं, 25% कमाना चाहता हूं, तो 18,000 का 125% करके बेचूंगा तभी कमा पाऊंगा, या फिर 18,000 का 25% निकाल कर 18,000 में जोड़ू तो भी वही काम है। तो दो काम करने से अच्छा ये एक सीधा सा काम है कि 18,000 का 125% निकाल लेता, कर लेते हैं गुणा, 0 तो आना ही है, आना ही है, 125 का 10 से गुणा 1250 होगा, बिल्कुल सही है। 125 का 8 से गुणा करूंगा तो 800 और 200 1000 होगा, बिल्कुल सही है। तो 1250 और 1000 2250 हो जाएगा, और पहले का 0 पड़ा ही है तो 22,500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 22,500? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न देखिए, हो चुका है 19वां। कोई वस्तु जो है 5 सेकंड में 30 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 30 मीटर की दूरी के लिए 3 सेकंड का समय लगाती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी? तो जैसा कि आपको पता है, औसत चाल जो होती है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहली दूरी कितनी है 30, अगली भी दूरी कितनी है 30, तो कुल दूरी हो गई 30 + 30 60 मीटर। पहला समय कितना है 5, दूसरा समय कितना है 3, तो दूसरा समय 3 मिलाकर टोटल समय हो गया मेरे पास 8 सेकंड। कुल दूरी बटा कुल समय, आगे आंसर किससे कर लूं 4 से, कितना 2, कितना 15, और 15/2 मतलब कितना 7.5 मीटर पर सेकंड, जो है वो मेरा उत्तर बिल्कुल सही होगा, जो कि मैं देख पा रहा हूं चौथा ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। अगला प्रश्न, 275 और 308 का एचसीएफ क्या होगा? बहुत ही आसान है, आप चाहो तो भागफल विधि डिवीजन मेथड लगा सकते हो, बड़े नंबर है, और गुणनखंड करोगे तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा वो।
और नहीं तो ऑप्शन से कर सकते हो कि ऑप्शन में से वो नंबर बड़े से बड़ा जो इन दोनों को विभाजित करता हो, लेकिन इन सबसे भी आसान तरीका है, इन दोनों का अंतर ले लो आप सबसे पहले। तो 275 और 308, तो 25 करूंगा, 300 और ऊपर का 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 8 33। अब ये जो अंतर आया ये इनमें से किससे कटता है, वो ही हमारा उत्तर होगा। अगर दो संख्याओं से कट रहा होगा तो भी बड़ा वाला जो है बड़ी संख्या वाला उत्तर होगा। 17 से जाएगा नहीं, 17 खुद अभाज्य संख्या है। 19 से जाएगा नहीं, वो खुद अभाज्य संख्या है। 15 अभाज्य संख्या तो नहीं है, लेकिन 15 33 को नहीं काट सकता पूरा पूरा। 11 अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको पूरा पूरा काट सकती है 3 बार। तो इसका आंसर कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए, यदि घन का क्यूब का कुल क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो एक भुजा का मान क्या होगा। हमें पता है किसी भी घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, जो कि 96 के इक्वल है। 6 से आराम से कट रहा है, एक बार 36 तो 6 बार, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल होगा, और 16 का वर्गमूल करने पर 4 आता है। तो क्या पूछा था आपको, भुजा का मान, जो कि 4 आ चुका है। तीसरा ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान से सवाल आए इस वाले शिफ्ट में। अभी तक जितनी भी शिफ्ट मैंने करवाई आपको, 8 शिफ्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, ये 9th शिफ्ट है। हमने पहले 23 जनवरी, 22 जनवरी, अब 21 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी सबसे लास्ट शिफ्ट है। तो इस पे सबसे आसान प्रश्न दिखे हैं अभी तक मुझे। ठीक है, अगला एक संख्या है, ये अच्छा प्रश्न देखिए। एक संख्या 16 बार उसके पारस्परिक का योग 10 है। पारस्परिक मतलब होता है रेसिप्रोकल। देखिए, संख्या मानी मैंने x, उसका पारस्परिक मतलब रेसिप्रोकल इनवर्स जिसको हम कहते हैं, लिखा हुआ भी होगा यहाँ पर, ये देखिए 1/x। इनका योग नहीं, इस रेसिप्रोकल का 16 गुना, तो इसका 16 से गुणा कर लेते, तो ये और ये मिलाकर कितना है, 10 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है आपको, संख्या, हो गया हमारा काम। तो क्या करें, ऑप्शन उठाओ या रखो, जहां पर रखने पर बराबर में 10 आ जाए वही हमारा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन ले लो भाई, 5, यहाँ 5 रखूं, ठीक है। 16/5 करूंगा, पॉइंट में आएगा, तो ये उत्तर नहीं। या 6 रखूं, सही है, 16/6 करूंगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन वो 10 पॉइंट में नहीं है, तो ये उत्तर नहीं है। 8 रखूं, बिल्कुल। 16/8 करूं, बिल्कुल। 2 आया, बिल्कुल। 8 और 2 10 हुआ, बिल्कुल। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 यहाँ रखूं तो 7 प्लस 16/7, 16/7 पॉइंट में आएगा, तो इसका मतलब जाएगा नहीं पूरा पूरा, नहीं जाएगा तो वो तो नंबर पूरा पूरा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, सी सही। अगला प्रश्न, इनकी माध्यिका निकालनी है। निकाल सकते हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और जो बीच में नंबर आता है वही माध्यिका होती है। तो इनको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन है, 2, फिर 3 जो कि 2 बार है, फिर 4 एक बार है, 5 है एक बार, 6 है एक बार, 7 है एक बार, 8 है एक बार, 9 है एक बार, फिर 11 आ रहा है। सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे आ चुके हैं। बढ़ते हुए क्रम में आ गए। अब इनके बीच का नंबर ही इनके माध्यिका है, तो टोटल 10 है, तो बीच का नंबर मतलब यहाँ होगा 1 2 3 4 5 इधर, और 1 2 3 4 5 इधर। बीच में कुछ है ही नहीं, तो जो इनके बीच में आएगा और इनके बीच में क्या आएगा, 5 + 6/2, 11/2 मतलब 5.5। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था 23वां। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 24वां देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 2 साल में 800 और 3 साल में 840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो, 2 साल का मिश्र धन पता है आपको 800, 3 साल का मिश्र धन पता है आपको 840। तो इस मिश्र धन के लिए ये जो मिश्र धन है मूलधन की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो इस ब्याज पर भी ब्याज आपको देगा एक तरह से। तो 800 से 840 हुआ, इसका मतलब ब्याज कितने का हुआ, 40 का। किस पर हुआ, इस 800 पर हुआ है।
और यहां से यहाँ 1 साल का अंतर है, इसलिए हम डायरेक्ट ये मेथड लगा सकते हैं। 2 साल का अंतर होता तो डायरेक्ट ये मेथड नहीं लगता, इनका स्क्वायर रूट करना पड़ता, वर्गमूल करना पड़ता। 3 साल का अंतर होता तो इनका घनमूल करना पड़ता, लेकिन 1 साल का अंतर है तो इन संख्याओं का कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। 40 का ब्याज मिला, 800 पर मिला और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 5 बार, तो दर आ गई मेरे पास 5%। पहला ऑप्शन हमारा सही हो चुका है। 25वां प्रश्न देखो, संख्या 80 है, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि एक भाग दूसरे में 9/7 गुना है, तो बड़ा हिस्सा कितना होगा? टोटल कितना है? 80। कितने भाग हुए? 2। और एक भाग दूसरे से 9/7 गुना है, तो 9 और 7 ही इसके क्या है? 2 टुकड़े हैं, तो टोटल आ गया नीचे अनुपात होगा 9 + 7। बड़ा हिस्सा पूछा है तो बड़ा 7 होगा या 9? 9, तो इसका मतलब गुणा में 9। 9 और 7 जोड़ू कितना हो गया अभी? 16। 16 80 को करेगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है, और 5 का 9 से कितना? 45। कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। अगला प्रश्न, 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की संख्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए, छोटी से छोटी, जो कि 97 से विभाजित होती हो, वो है x। तो x के अंकों का योग क्या होगा? सबसे पहली बात तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपके सामने 10,000 होगी। इसको डिवाइड करना है 97 से, ये लीजिए कर देते। कितनी बार गया? 1 बार, बिल्कुल गया। कितना बचा? 3। जीरो उतारा, मामला सेट नहीं होगा, 1 जीरो और उतारा। 97 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार ही जाएगा, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। 3 बार चला जाएगा, और 3 बार में कितना हो जाएगा ये? एक बार में कितना कम हो रहा है आपके? 3। तो 3 बार में कितना कम हो जाएगा? ये 9। 9 कम हो जाएगा तो 291। कितना आ गया ऊपर से? 91 है, 300 है, 9 आ गया। तो 9 आपका शेषफल बच रहा है 97 का भाग देने पर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, लेकिन बचना नहीं चाहिए। तो अगर ये बच रहा है तो इस 10,000 में से जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 9 घटा दूं, तो फिर नहीं बचेगा, फिर 97 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब इसमें से ये 9 घटा दूंगा, तो ये तो सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, तो जैसे ही 9 घटेगा तो 5 अंकों की जगह 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें कौन सी चाहिए? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, और 9 घटाने पर ये 4 अंकों की वो भी सबसे बड़ी संख्या निकल कर आएगी। तो इस बार 9 घटाना नहीं है, इस 9 को 97 बनाने के लिए आपको और कितने की आवश्यकता है वो दिमाग लगाइए। तो अगर इस 9 को 97 बनाना है तो आपको और कितना चाहिए भी? 97 ये चाहिए आपको कितना? 2 इधर कम, 88 और चाहिए। तो ये 88 इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जुड़ेगा। वैसे तो ये घटाते हैं हम हर बार, लेकिन इस बार घटाऊंगा तो 5 से 4 अंक हो जाएंगे, और वो 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी जो कि इससे विभाजित होती है। लेकिन हमें 5 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, तो ये घटाना नहीं है, इस 9 को हटाना नहीं है, इस 9 को 97 बनाना है, तो 88 और चाहिए आपको, तब ये 97 बन जाएगा और भाग एक बार चला जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो अभी ये जोड़ रहा हूं, इसमें तो संख्या पता चल गई मेरे को। 10,000 कितना? 88। अब इसका अंकों का योग पूछ रहा है, तो 8 और 8 16, 16 और 0 16, और फिर 0, फिर से 16, 16 और 1 17। चौथा ऑप्शन मेरा एकदम सही जा रहा है। चलिए, 27वां और अंतिम प्रश्न है हमारे इस वाले टाइप का। टाइप मतलब जो ये शिफ्ट थी, शिफ्ट नंबर 3 का। त्रिभुज है DEF और त्रिभुज है PQR। DEF PQR दोनों के अर्ध परिमाप का अनुपात दे रखा है 4 और 5। तो पूरा परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप का डबल कर लो तो पूरा परिमाप हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अनुपात है तो हमने भी अनुपात में ही लिखा है। अब हमें पता है कि जब कभी भी दो त्रिभुज समान हो, मतलब सिमिलर हो, तो उनके परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका मतलब कौन सी भुजा दे रखी है मेरे को? PQ दे रखी है कितनी? 15। और DE पूछा होगा शायद, बिल्कुल यही पूछा है, क्योंकि इसकी संगत यही बन रही है इसलिए। तो हमें पता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है किसके? उनके परिमापों के। तो अर्ध परिमाप थे 4 और 5, डबल कर दिया तो पूरे परिमाप हो गए। DE और ये कितना हो गया? 15। काट छाट कर लो, 2 से 2 चला गया, 5 से 15 3, और 3 का 4 से कितना? 12। पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए,
हमने कंप्लीट किया 21 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, वो जितने भी हमारे एएलपी सीबीटी 2 के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर में से 25-25 क्वेश्चन का वीडियो होगा और वो 25 क्वेश्चन स्पेशली रेलवे के लिए ही होंगे। और पहले टॉपिक वो लेंगे जिस टॉपिक में से पिछले वाले सीबीटी 2019 में सबसे ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं। और पहला टॉपिक हमारा रहेगा नंबर सिस्टम का। रोज के 2 वीडियो आएंगे, मतलब 2 टॉपिक आपके आ जाएंगे। आने वाले 9-8 दिन हमारे पास जितने भी बचे हैं, उसमें हम 16-18 जितने भी टॉपिक होंगे उनको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सबसे बेस्ट होंगे, ये मानकर चलिए, रेलवे के हिसाब से। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये क्लास, ये वीडियो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आपको कुछ समझ आया हो और आपको लगा हो कि मेहनत की गई है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर और भी दूसरे स्टूडेंट्स का भला करना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर करें उनके साथ। और अगर इस क्लास की एज इट इज पीडीएफ चाहते हैं आप, तो टेलीग्राम पर जाकर आई मैथ यू के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।